नमस्कार, आपका स्वागत है आपके प्रिय सर डॉक्टर सतपाल सर के चैनल पर। जी हाँ, और आपके सवालों को लेकर के एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं हम सर के साथ। और आज का जो जानकारी होगा वो न्यू बुलेटिन ऑफ यूजीसी नीट जेआरएफ 2024 से संबंधित होगा। तो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है ये वीडियो। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। प्रमुखता आज हम जानेंगे क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी और क्या है टाइप्स ऑफ डिफरेंट फेलोशिप। तो हम अंत में जरूर बताएंगे कि यूजीसी जेआरएफ के अलावा भी आपको जेआरएफ जैसा ही कौन कौन से फेलोशिप मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। स्वागत है सर आपका। और आज जो सर ये बुलेटिन है काफी विस्तार पूर्वक जो है, क्योंकि नए बदलाव भी हुए हैं, तो उसके बाद जो नया बुलेटिन है वो काफी विस्तार है, डिटेल है। तो मैं सर चाहूंगा कि आप बताएं कि वो कितना विस्तार है, जो नया जो बुलेटिन है। नया बुलेटिन जो है वो 54 पेज का है, 54 पेजेज का है वो। और उसमें जो यूजीसी ने बुलेटिन जारी किया है उसमें ये निर्देशित किया गया है कि किस आधार पे जेआरएफ के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, बिल्कुल सर। इसके अलावा पीएचडी करने की एलिजिबिलिटी क्या होगी, स्कॉलरशिप किस आधार पर मिलेगा। बिल्कुल सर। ये सारी जानकारी है उस बुलेटिन में। बिल्कुल सर। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट हो रहा है एलिजिबिलिटी को लेकर के सर। तो जहां तक एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो दो स्तर पे है, एक एमए लेवल पर और एक नया जो प्रावधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके आधार पे बीए को भी किया गया है। तो डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले सर पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अगर हम जानते हैं कि कौन एलिजिबल है। कोई भी विद्यार्थी जो 55% मार्क्स के साथ पीजी पास कर लिया है, यस सर, वो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल है। जी सर। पहली तो कैटेगरी ये है, पहली कैटेगरी एमए वाले जो पास कर चुके हैं। मास्टर्स जो पास कर चुके हैं 55% जो रिजर्व है, और जो अनरिजर्व है उनके लिए 50% है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और पीसी कैंडिडेट। बिल्कुल सर। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी है एमए की, ये कि वो विद्यार्थी जो एमए प्रीवियस या फाइनल में है, जी सर, जो अपियरिंग में है, अच्छा अपियरिंग, जिनका भी एमए चल रहा है, यस सर, वो भी यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबल है, परीक्षा में बैठ सकते हैं। उनका नेट और जेआरएफ अगर हो जाता है तो वैलिड है उनका। बिल्कुल। तो दूसरी कैटेगरी ये है। बिल्कुल। तो जो अपियरिंग विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है कि वो भी यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम में अपियर। पहली कैटेगरी तो ये एमए के लिए थी। एमए के लिए। बीए के लिए जो कैटेगरी है वो दो तरीके की है। यस सर। एक तो बीए वो विद्यार्थी जिन्होंने 3 साल का कोर्स किया है, जो जनरल कर रहे हैं, जो चल रहा था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से पहले के से थे बच्चे। बिल्कुल सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें ग्रेजुएशन को 4 साल के लिए कर दिया है। यस सर। 4 साल की डिग्री हो गई बीए की, पहले 3 साल की थी। तो जो बीए के 4 साल की डिग्री है वो वाले बच्चे अगर 75% जनरल विद्यार्थी अगर 75% मार्क्स लाते हैं ग्रेजुएशन में, तो वो नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, डायरेक्ट जेआरएफ के लिए एलिजिबल है। और जो अभी जो विद्यार्थी बीए थर्ड ईयर वाला कोर्स कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स कर रहे हैं, ऑनर्स का कोर्स कर रहे हैं या पास कोर्स कर रहे हैं, वो विद्यार्थी जेआरएफ के लिए वो वैलिड है एकदम। उनका जेआरएफ अगर होगा तो मान्य होगा। इसके साथ ही साथ उनका नेट तब मान्य होगा, वो पीएचडी कर सकते हैं। उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जो फॉर्म है, हाँ, वहाँ पे उसको फिलअप करने की वैलिडिटी तब मानी जाएगी कि उन्होंने एमए में जब वो एडमिशन ले रहे हो और जब उनका नेट का रिजल्ट आ रहा हो उसमें उससे 2 साल के अंदर उनका पीजी कंप्लीट हो जाना चाहिए। अच्छा, जनरली हो ही जाता है, हो जाता है। तो थर्ड ईयर के विद्यार्थी, जो बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, वो भी एलिजिबल है न्यू बुलेटिन के तहत। और जो फोर्थ जो 4 साल में मतलब 4 साल का कोर्स कर रहे हैं, वो विद्यार्थी भी एलिजिबल हो जाते हैं 75% और 70% का अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। तो जी, निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें कि कौन कौन एलिजिबल है, तो इसकी 2 कैटेगरी हो गई, एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की और एक बीए लेवल की। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में वो जो उसमें भी फर्दर 2 कैटेगरी हो गई, एक पास्ट कैटेगरी जिनका 55% या 50% रिजर्व वाले, और एक जो अपियरिंग में है उसमें इसलिए क्योंकि यूजीसी नेट का जो रिजल्ट आता है उसमें 2 साल की वैलिडिटी दी होती है। तो जनरली कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं तो आपके पास 2 साल के अंदर ही आपका
मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि नेट का या यूजीसी जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट होता है, एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो मास्टर्स के सर्टिफिकेट के साथ ही उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो 2 साल की वैलिडिटी होती है। तो 2 साल के अंदर आपका मास्टर्स का सर्टिफिकेट आ जाएगा और उसको आप कहीं भी, या तो फेलोशिप को कंटिन्यू कराने में, या तो आप मास्टर्स का कहीं पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, मास्टर्स के बाद पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए, या फिर मास्टर्स, क्योंकि आप मास्टर्स प्लस नेट दोनों हो जाते हैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल, और हमने ये दूसरी कैटेगरी डाली कि ग्रेजुएशन वाले विद्यार्थी। तो ग्रेजुएशन में भी 2 कैटेगरी देखा हमने, सर ने बताया कि एक तो 4 ईयर्स वाले यानी 8 सेमेस्टर वाले, और एक जो पहले से चले आ रहे थे 3 ईयर्स कोर्स वाले। तो 3 साल वाले अगर वो फाइनल में है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका जेआरएफ निकल जाता है तो भी उस जेआरएफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगले 2 साल में मास्टर्स कंप्लीट हो जाएगा और जेआरएफ की वैलिडिटी लगभग 3 साल है, तो वो अपने जेआरएफ की सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली सर ने ये भी बताया कि अगर आप मास्टर्स भी 2 साल में पूरा कर लेते हैं, क्योंकि आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर नेट निकल गया है आपका तो आप 2 साल तक के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, उसी के अंतर्गत अगर आप मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी पीएचडी एडमिशन से संबंधित है, जो कि अगर रेट के थ्रू होता है तो उसके लिए एडमिशन जो होता है पीएचडी एडमिशन के लिए, उसकी वैलिडिटी 1 ईयर। रेट कह सकते हैं या उसको नॉन नेट कह सकते हैं? हाँ, नॉन नेट भी कह सकते हैं। अगर सिर्फ नॉन नेट वाले हैं तो उनकी पीएचडी से संबंधित अगर एडमिशन के लिए तो उनकी वैलिडिटी 1 ईयर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। और नेट की वैलिडिटी, अगर नेट है तो उसकी वैलिडिटी 2 साल। हाँ, जेआरएफ है 3 साल तक। हाँ, 3 साल। और नॉन नेट है तो 1 साल। 1 साल। ये पीएचडी से संबंधित एडमिशन के लिए। सर मैं यहाँ जानना चाहूंगा कि विद्यार्थी काफी कंफ्यूज होते हैं कि पीएचडी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाइक बीएचयू, जेएनयू, डीयू में अलग 2 कैटेगरी होते हैं। एक तो सीट होता है एग्जेम्प्टेड का और एक होता है नॉन एग्जेम्प्टेड का। तो एग्जेम्प्टेड में वो आ जाते हैं जिनके पास वो यूनिवर्सिटी तय करती है, जैसे जेआरएफ वालों को और नेट वालों को। एग्जेम्प्टेड जो है वो लोग उसके लिए एलिजिबल होते हैं जो अधिकतर विश्वविद्यालय तय करते हैं, जो नेट होते हैं। नेट होते हैं, नेट या नेट के साथ जेआरएफ होते हैं, वो उनको एलिजिबल माना जाता है कि एग्जेम्प्टेड के लिए। विदाउट उनको कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती है और वो एक प्रपोजल लिखते हैं, एक वाइवा उनका हो सकता है, एक उनका एकेडमिक जोड़ सकते हैं, इस आधार पर उनका एडमिशन पीएचडी में होता है। ये यूनिवर्सिटी पे तय होता है कि वो क्या एग्जेम्प्टेड का गाइडलाइंस बना रहा है, क्या बना रही है। दूसरा जो है वो जो एग्जेम्प्टेड नहीं है, यानी एग्जाम जो रेट दे करके आते हैं, मतलब अपना रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट दे के आते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज तरीके से करा रही हो, कोई संस्था करा रही थी, लेकिन अब वो पीएचडी यानी न्यूज जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का ही स्कोर जो है उसके लिए वैलिड माना जाएगा। तो वो रेट वाला जो है वो जरूरी नहीं है कि जो नेट हो उसको रेट ना देना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि रेट जो है वो नेट वाले को भी देना पड़ सकता है। बिल्कुल। और रेट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें नॉन नेट भी अपीयर हो सकता है एंट्रेंस के एग्जाम में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि सर ने ये समझाया कि 2 कैटेगरी होते हैं, एक तो एग्जेम्प्टेड वाले जिनको अलग अलग यूनिवर्सिटी अपनी गाइडलाइंस के तहत लेगी। बेसिकली उसमें क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपने से एक रिसर्च एबिलिटी टेस्ट भी ले सकती है, जैसे बीएचयू में ऐसी सुविधा है, और उस पर वाइवा होती है। दूसरा कैटेगरी होता है जो कॉमन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब उसको खत्म कर करके जो यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम होगा उसी के स्कोर को या परसेंटाइल का इस्तेमाल करके आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। तो उसी की बात सर बता रहे हैं कि वो वैलिडिटी 1 ईयर होगी, यानी आप नेट का या पीएचडी एडमिशन से संबंधित जो आपका स्कोर कार्ड बनता है उसका इस्तेमाल 1 ईयर तक ही वैलिड रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग ये जानते हैं कि जो वैलिडिटी है सर्टिफिकेट का, क्योंकि बच्चे काफी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एक तो पहले ये था कि जेआरएफ है तो 3 साल तक की वैलिड है उनकी सर्टिफिकेट, 2 साल 3 साल वैलिड का मतलब है कि 3 साल के अंदर उनको पीएचडी में इनरोल होना है। हाँ, अगर उन 3 साल के अंदर वो पीएचडी में इनरोल नहीं होते हैं और अपने जेआरएफ को एक्टिवेट नहीं कराते हैं तो उनके जेआरएफ की फेलोशिप लैप्स हो जाएगी। उनका जेआरएफ तो ऑलरेडी मतलब आजीवन रहेगा, उसकी फेलोशिप लैप्स हो जाएगी। अच्छा। तो 3 साल के अंदर उनको जेआरएफ एक्टिवेट कराना पड़ता है। बिल्कुल, यानी जेआरएफ का जो सर्टिफिकेट है वो लाइफ टाइम है कि आप कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, एलिजिबल करते हैं तो एक नेट की कैटेगरी होती है, एक जेआरएफ होता है, तो उसके जो मार्क्स मिलने होते हैं वो मिलेगा। लेकिन जो फेलोशिप प्राप्त करना है
एक्टिवेट कराना है, वो 3 साल तक की वैलिडिटी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर 3 साल के अंदर आप करा लेते हैं तो फेलोशिप मिलना शुरू हो जाएगा, अन्यथा फिर वो लैप्स कर जाएगा। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी के रूप में नेट सर्टिफिकेट की वैधता की सर, तो वो किस तरीके से पहले जैसा ये बदली है? नेट का जो सर्टिफिकेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसकी वैलिडिटी 2 साल है। नेट की सर्टिफिकेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पीएचडी के लिए 2 साल तक हाँ है। पीएचडी के लिए नेट का जो सर्टिफिकेट है वो तो आजीवन वैलिड है। आजीवन, यानी वो जैसे जब पहले था। मतलब अगर मान लीजिए कि अभी वो मान लीजिए कि उनकी उम्र 23 साल है Yes, और वो sir. नेट हो गए, Yes. तो वो 60-65 साल तक जब भी वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करें, हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल सर, तो वो जब भी अप्लाई करेंगे तो वो वैलिड है। बिल्कुल। यानी कि नेट की जो पहले वैलिडिटी थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो जैसे पहले थी वैसी है कि आप आजीवन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब पीएचडी एडमिशन से संबंधित उसके जो लिए 2 बदलाव साल हुआ है। हाँ, कि अगर एग्जेम्प्टेड हुआ तो यूनिवर्सिटी तय करती है कि वो 2 साल के लिए, लेकिन नेट की वैलिडिटी 2 साल है। अगर आप उस 2 साल PhD पीएचडी एडमिशन एग्जेम्प्टेड के थ्रू ले लेते हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर न्यू जो पैटर्न आ रहा है उसमें क्या करता है वो यूनिवर्सिटी तय करेगी, और एडमिशन के लिए पीएचडी एडमिशन से संबंधित उसके परसेंटाइल जो होंगे वो 1 साल है। ठीक सर। अब हम जो अंतिम जिसका इंतजार था कि सर जेआरएफ की जो फेलोशिप मिलती है वो तो अच्छी खासी मिलती है, लेकिन जेआरएफ के अलावा भी फेलोशिप मिलता है, बशर्ते कि उनकी वो कैटेगरी होनी चाहिए। तो हम जानेंगे सर से कि सर क्या ऐसा पॉसिबल है और वो किन को मिलता है। तो सबसे पहला सवाल सर ये कि जेआरएफ से अन्य भी जेआरएफ जितना ही फेलोशिप क्या मिलता है बाकी सर? जेआरएफ की जो फेलोशिप है यस सर। वो तकरीबन 42,000 42 से थोड़ा अधिक, 43 से थोड़ा कम, वो यानी डिपेंड 42,600 के आसपास वो तय करता है कि आप किस सिटी में रहते सिटी हैं, में है आपका यूनिवर्सिटी किस सिटी में है। तो 42,000 के आसपास ही मान के चलें कि एवरेज मिलता है पर मंथ। बिल्कुल। लेकिन जो वो बच्चे जो जेआरएफ नहीं है, नेट के थ्रू अगर वो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, अगर वो फिर पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद वो फिर नेट के लिए जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं और उनका 2-4 नंबर से फिर जेआरएफ रह जाता है, यस सर, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत उनको एनएफ ओबीसी दिया जाता है, नेशनल फेलोशिप ओबीसी, नेशनल फेलोशिप एससी एंड नेशनल फेलोशिप पीडब्ल्यूडी, यस सर, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए भी नेशनल फेलोशिप है। तो ये जो फेलोशिप है वो जेआरएफ के बराबर मिलेगी, जेआरएफ के बराबर मानी जाएगी, और वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जो नेट के थ्रू पीएचडी में एडमिशन लिए हैं और जिनको जेआरएफ की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, उनके अगर 2-4 मार्क्स कम होते हैं उनको ये फेलोशिप मिलती है। पहली तो फेलोशिप ये रही जो जेआरएफ के जो नहीं है उनके अलावा। दूसरी जो फेलोशिप है वो है आईसीएचआर का, अगर हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो जी आईसीएचआर वो भी जेआरएफ की फेलोशिप देता है 2 साल के लिए। जी सर। तो ये सर ने बहुत अच्छी खबर बताई उन विद्यार्थियों के लिए जो पीएचडी में कहीं ना कहीं इनरोल्ड हैं, और वो ध्यान रखें कि जब अगर, क्योंकि सर ने बताया कि कैटेगरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एम्पावरमेंट, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के माध्यम से दी जाती है। तो ये कोशिश है सरकार की कि भाई जो 2-4 नंबर से अगर उनका जेआरएफ रुक जाता है, फिर भी उस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं और वो हायर एजुकेशन में रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको जेआरएफ जैसी सुविधा और फेलोशिप दी जाए। इसके लिए आपको बस करना क्या होगा कि आप जब भी जेआरएफ का फॉर्म भर रहे होंगे तो उस समय आप बताएं कि आप जेआरएफ इनरोल्ड हैं, किस संस्था से इनरोल्ड हैं, पीएचडी इनरोल्ड है, हाँ सॉरी पीएचडी इनरोल्ड हैं, और किस संस्था में आप पीएचडी अपना कर रहे हैं। तब क्या होता है कि आपके जेआरएफ और यूजीसी का जो नेट का रिजल्ट आता है उसके कुछ ही दिनों बाद, यानी 15 से 20 दिनों बाद एक लिस्ट जारी की जाती है अलग अलग मिनिस्ट्री, मतलब अलग अलग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा ही। उसी में एक एनएफ ओबीसी होता है जो ओबीसी कैटेगरी वालों को मिलता है, दूसरा एससी कैटेगरी वालों को जिसको एनएफएससी कहते हैं, और पीडब्ल्यूडी वालों को भी मिलता है। सर ने जैसा कि बताया कि वो फेलोशिप का अमाउंट जो है लगभग सेम ही होता है। सर ने एक चीज जो और भी बताया कि जेआरएफ की जो फेलोशिप है वो लगभग 42-43 हजार के आसपास है, जिसमें सर ने बताया कि 37,000 आपका फेलोशिप है, बाकी जो एचआरए मिलता है वो इन सिटीज के आधार पे डिफरेंट करता है, एक्स, वाई और जेड 3 तरह की सिटी कैटेगराइज की गई है। उसी में 20%, 18%, 9% की जो एचआरए होती है वो आपको मिलती है। तो जोड़ जाड़ के लगभग अगर आप वाराणसी जैसे शहर में हैं जो कि एक वाई कैटेगरी में आता है, तो उसमें आपकी जो फेलोशिप है वो लगभग 43,000 के समथिंग मिलेगी। तो इतनी जानकारी के लिए एक और अभी कुछ बच्चों ने पूछा था मुझे कि सर क्या पीजी अगर नॉन कोर्स किए हैं, अगर डिप्लोमा किए हैं, हाँ
तो उनके लिए बिल्कुल सर, हाँ ये सवाल अक्सर पूछते हैं विद्यार्थी कि कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, कोई 3 इयर्स का, कोई 4 इयर्स का, और इसमें क्या होता है कि पीजी नहीं कर पाते हैं या पीजी का इक्विवेलेंट कोई कोर्स करते हैं या फिर विदेश से उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट होता है या लॉ से संबंधित कुछ कोर्स करते हैं। तो सर ये मैं जानकारी चाहूंगा आपसे कि ये पीजी से संबंधित, कोई कहते हैं मेरा ये पीजी डिप्लोमा है, पीजी के इक्विवेलेंट है, तो उसके लिए उन विद्यार्थियों को लिए क्या करना होगा? उन विद्यार्थियों को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी जो है, यस सर, उससे प्रूव कराना पड़ेगा अपना डिप्लोमा जो भी है इक्विवेलेंट। अगर वो डिप्लोमा एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा अगर अप्रूव हो जाता है पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट, यस सर, तो वो भी जो है नेट और नेट की परीक्षा देने के लिए एलिजिबल, वो भी JRF हो सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें एक चीज आप अलग है, वो है लॉ के विद्यार्थियों के लिए। यस सर, अगर लॉ के विद्यार्थी भी डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के से जो है कि उसको अप्रूव कराना होगा कि उनका डिप्लोमा जो है वो पीजी डिग्री के इक्विवेलेंट है। बिल्कुल सर, तो हमने ये भी सर से जान लिया कि अगर कोई विद्यार्थी ऐसा कोई कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स किए हुए जो पीजी की इक्विवेलेंट वो मानते हैं, तो उसको भी यूजीसी नेट JRF में बैठ सकते हैं, वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि उनको एक, अगर उस जनरल कोर्स वाले हैं तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से मान्यता ले ले, या तो फिर वो लॉ से संबंधित है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित। ये जो यूजीसी का बुलेटिन आया है, यस सर, इसको लेकर के जो भी जानकारी हम लोगों ने दिया उसमें हो सकता है बहुत सारा भ्रम हो जाए, यस, या बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाए और उधेड़ बुन हो जाए। यस, तो विद्यार्थी प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल, अगर जहां भी उनको समस्या लगे कि ये चीज समझ में नहीं आ रही या फिर ये ओवरलैप कर रहा है, यस तो वो प्रश्न पूछे, तो फिर हम लोग और स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे उसको। बिल्कुल। तो जो जानकारी सर ने कहा है पहले ही बता दिया कि लगभग 54 पेज में नया बुलेटिन आया हुआ है, और इसको विस्तार पूर्वक पढ़ने समझने के बाद जो हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके माध्यम में, अगर फिर भी अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से या मेल कर सकते हैं bhu09@gmail.com पे, और आप प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर से हम आपके सवालनामों में आपके प्रश्न को रख करके उसका जवाब जानेंगे। एक सर जो अंतिम जो हम लोग बता रहे थे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो बीए के माध्यम से और एक एमए के माध्यम से जो नेट या JRF की सर्टिफिकेट हासिल करते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि मास्टर्स वाले विद्यार्थी की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी है उसमें वो तीनों क्राइटेरिया जो बना दी गई है कि एक तो JRF है, दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी और तीसरा PhD एडमिशन। ये तीनों कैटेगरी एमए वालों के लिए कैसे है और बीए वालों के, क्या दोनों के समान सुविधा मिलेगी या दोनों में अंतर है? अगर जो 4 ईयर वाले, ये बीए 3rd ईयर वाले नहीं बल्कि BA 4 जो सेमेस्टर 70 और 75% की क्राइटेरिया को फुलफिल करके लाए हैं, वो बच्चे पीएचडी में तो एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं है। बीए वाले जो 4 सेमेस्टर, 4 इयर्स कोर्स, 4 साल वाले जो हैं, यस सर, यानी कि 8 सेमेस्टर के तहत जो पास करके आते हैं, यस सर, वो पीएचडी में एनरोल तो हो सकते हैं, हाँ, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबिलिटी के लिए मास्टर्स और हाँ, आपका नेट होना जरूरी है। तो हाँ, बिल्कुल सर, ये काफी कंफ्यूजन है बच्चों को। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 इयर्स जो बीए या ग्रेजुएशन प्रोग्राम हो रहा है उसके तहत रिसर्च के लिए आपको JRF 2 कैटेगरी यानी कि JRF आप एलिजिबल हो सकते हैं, फेलोशिप प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी की आप PhD में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपके पास जो तीसरा जो मास्टर्स वालों को मिलता है वो नहीं मिलेगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो न्यूनतम योग्यता है वो MA प्लस नेट है। तो काफी कुछ जाना हमने आज की इस वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप बताएंगे कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आगे आप क्या जानना चाहते हैं सर से, जरूर कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।